संख्या 195। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली का दौरा रहने वाला है। सुबह 9:25 पर जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। कमलजीत सहरावत के समर्थन में रोड शो होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली से दोपहर 3:40 पर जयपुर के लिए फिर रवाना होंगे। तो अभी 9:25 पर जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना जाएंगे। कमलजीत सिंह सहरावत जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और इसको लेकर जन समर्थन जुटाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिर दिल्ली से दोपहर 3:40 पर जयपुर के लिए उस सेम डे यानी कि आज के ही दिन वो रवाना हो जाएंगे, अब वापस आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील, इसके पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल गए हुए थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुजरात गए हुए थे। तो जहां पर अब क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और इस क्रम में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर कांग्रेस अब तक पत्ते नहीं खोल रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब अमेठी और रायबरेली के लिए मोर्चा संभाला है। सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर आ रही है कि सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से इस मसले पर बात की है। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पुनर्विचार करने और रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। सूत्रों का यह भी दावा है कि सोनिया गांधी ने दोनों से कहा कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यह भाजपा के सामने हार मानने जैसा होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कोई डरा हुआ नहीं है, कोई देरी नहीं है, समय है, बातचीत चल रही है। तो पर देरी क्यों हो रही है? कोई देरी नहीं है। क्या बीजेपी ने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? उन्होंने बोलो, डरे कौन है बताइए? क्या उन्होंने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? और स्मृति ईरानी है क्योंकि वो सिटिंग एमपी है। रायबरेली के कैंडिडेट कौन है बीजेपी का बताइए? डरा कोई नहीं है, कोई डरा नहीं है, समय है, बातचीत चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार सौंपा गया है, कांग्रेस अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं और समय, कोई देरी नहीं है। 3 तारीख तक समय है। आज 1 तारीख है। आज हम श्रमिक न्याय के बारे में चिंतित हैं और अगले 24 या 30 घंटे के अंदर और चर्चा थी कि राहुल गांधी वायनाड में दूसरे चरण की वोटिंग के साथ के बाद सीधा अमेठी लैंड करेंगे, लेकिन ये सारे दावे वादे हवाई हो गए। अब तो अमेठी रायबरेली में बात यहां तक पहुंच चुकी है कि एक घंटे 1 मिनट कांग्रेस के लिए भारी पड़ने लगा है, क्योंकि नामांकन में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रत्याशी घोषित करने से क्यों डर रहे हैं? डरा कोई नहीं है। अरे खड़गे साहब, परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार सौंपा गया है। ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है। ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। अमेठी और रायबरेली में नामांकन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। स्मृति ईरानी 3 दिन पहले ही शक्ति प्रदर्शन के बाद अमेठी से नामांकन कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस में अब भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि वायनाड को लेकर राहुल गांधी दुविधा में हैं। राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ना चाहते, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, लेकिन अमेठी रायबरेली में राहुल प्रियंका की डिमांड हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अमेठी में राहुल गांधी से चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं रायबरेली में प्रियंका नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लग चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब कंफ्यूज हो चुके हैं, जिस पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। अरे खड़गे साहब, काहे कोई परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो? 4 जून को हारने के बाद ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है, आपको मालूम नहीं है। ये किसी के नहीं होते खड़गे जी, बड़ी लंबी सूची है। 4 जून को जैसे ही कांग्रेस हारेगी, ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। बेचारे 80 की आयु के खड़गे जी की बलि चढ़ने वाली। दरअसल अमेठी ही नहीं बल्कि रायबरेली में भी नामांकन के लिए बेहद कम वक्त बचा है। यहाँ 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की आखिरी तारीख
3 मई है। अमेठी में अब तक कांग्रेस प्रत्याशी तय नहीं। रायबरेली में भी कांग्रेस कंफ्यूज है। बातचीत चल रही है और इसी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अमेठी से रायबरेली तक और लखनऊ से दिल्ली तक मंथन चल रहा है। दरअसल बीजेपी आरोप लगा रही है कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस डर चुकी है। 2019 के बाद राहुल गांधी मैदान छोड़ चुके हैं। रायबरेली में कांग्रेस का गिरता ग्राफ भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में कांग्रेस 71%, बीजेपी 3.82% पर थी। 2014 में कांग्रेस 63%, बीजेपी 3 से 21.05% पर पहुंच गई। 2019 में कांग्रेस 55%, तो बीजेपी 21 से 38.39% पर चली गई। और ये आंकड़े तब के हैं जब सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन राज्यसभा जाने के बाद अब इस सीट को लेकर भी कंफ्यूजन है। तो स्मृति ईरानी है क्योंकि वो सिटिंग एमपी है। रायबरेली के कैंडिडेट कौन है बीजेपी का, बताइए। डरा कोई नहीं है, कोई डरा नहीं है। समय है, बातचीत चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार सौंपा गया है, कांग्रेस अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं और समय कोई देरी नहीं है। 3 तारीख तक समय है। आज 1 तारीख है। आज हम श्रमिक न्याय के बारे में चिंतित हैं और अगले 24 या 30 घंटे के अंदर, यानी मान लिया जाए कि कांग्रेस आखिरी ओवर में मैदान में उतरेगी। डरा कोई नहीं है। या फिर गांधी परिवार इन दोनों सीटों पर रणनीति तैयार कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार सौंपा गया है, कांग्रेस अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं। क्योंकि वक्त कम है, काम ज्यादा, इसीलिए राहुल और प्रियंका गांधी सियासी फायदा तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 400 पार कैसे होगा साकार? यूपी में जीत को लेकर अमित शाह का क्या है बड़ा दावा? जातीय जनगणना पर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह? कांग्रेस के मैनिफेस्टो और राहुल प्रियंका के यूपी से लड़ने और ना लड़ने के कंफ्यूजन पर क्या बोले अमित शाह? न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ गृह मंत्री अमित शाह का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। और इस बीच अलवर से बड़ी खबर यह है कि एसीबी ने आबकारी अधिकारी को ट्रैप कर लिया है। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है एसीबी के आबकारी अधिकारी को। बताते चले कि अलवर जिला आबकारी अधिकारी सुरेश कुमार यादव को पकड़ा गया है। ठेके का गोदाम पास करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी और जो रिश्वत की रकम थी वो 3 लाख रुपए रखी गई थी। ठेके का गोदाम को पास करने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। एएसपी एसीबी परमेश्वर लाल यादव के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो और कोई नहीं बल्कि एसीबी ने आबकारी अधिकारी को ट्रैप किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज हमारे पास परिवादी आया था, उन्होंने कहा साहब हमारे शराब का ठेका है जिसपे मेरे को जिसके शराब की दुकान है उन्होंने अधिकृत कर रखा है सारे काम करवाने के लिए। तो ये बार बार इनसे चक्कर काट रहा था कि मेरे को जो उनका शराब का ठेका है उसके गोडाउन की लोकेशन पास करवाने के लिए उन्होंने पैसे मांगे, लेकिन उसके उपरांत इन्होंने 3 लाख रुपए परसों ले लिए थे और 3 लाख की और डिमांड की, जिस पे परिवादी हमारे पास है। हमने मांग के सत्यापन करवाया जो सुबह सक्सेसफुली हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि जयपुर में जमीन के कन्वर्जन केस में रिश्वत की मांग मामले में एसीबी की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कई दिन बीत जाने के बाद भी पर्याप्त सबूत होने के बाद भी एसीबी घूसखोरी के आरोपी दूदू कलेक्टर और पटवारी से पूछताछ नहीं कर सक रही है। जमीन कन्वर्जन को लेकर 25 लाख रुपए की रिश्वत मामले में अब जांच एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत करेंगे। इस मामले में दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका व हल्का पटवारी हंसराज चौधरी पर गंभीर आरोप हैं। हालांकि एसीबी की कोशिश दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका और हल्का पटवारी हंसराज चौधरी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने की थी, लेकिन कार्रवाई की सूचना लीक होने पर दूदू जिला कलेक्टर और हल्का पटवारी रंगे हाथों पकड़े जाने से बच गए।
लेकिन इसके बाद भी अब तक एसीबी पर्याप्त सबूत होने के बाद भी घूसखोरी के आरोपी दूदू कलेक्टर और पटवारी से पूछताछ तक नहीं कर सकी है। यही नहीं, अभी तक उनके ठिकानों की सर्च भी पूरी तरह से नहीं हो सकी है। मामले में बातचीत करने से भी एसीबी के अधिकारी बच रहे हैं। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने से भले ही दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका और हल्का पटवारी हंसराज चौधरी बच गए हों, लेकिन एसीबी ने सर्च कार्रवाई में दूदू जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है, जिसे एफएसएल को जांच के लिए भेजा जाएगा। लेकिन पूरे मामले में अब तक एसीबी इन सवालों के जवाब देने से बच रही है कि आखिर ट्रैप कार्रवाई की सूचना किसने लीक की। क्या एसीबी के ही किसी साथी ने सूचना लीक की या फिर वो कोई और था? इस मामले में गृह विभाग में कार्रवाई करने वाले एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह को 3 दिन पहले ही एपीओ किया गया है। कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि कब होगी जिला कलेक्टर और पटवारी से पूछताछ और आखिरकार कब होगी रिश्वत में लाखों रुपए की डिमांड करने वाले घूसखोर अफसरों की गिरफ्तारी। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इस बार जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। कांग्रेस इस सीट पर अपनी जीत तय मानकर चल रही थी, पर आखिरी वक्त यहां पर बड़ा खेल हो गया। अब कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कान कम तो बीजेपी जीत के प्रति आश्वस्त है। देखिए रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण में क्या पलट गई बाजी? मतदान से एक दिन पहले ही हो गया खेला। जातियों की किलेबंदी में बीजेपी ने लगाई सेंध। तो क्या जीतते जीतते चुनाव हार गई कांग्रेस? बीजेपी के दिग्गज राव राजेंद्र सिंह के सामने कांग्रेस ने सचिन पायलट के करीबी और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा। अनिल चोपड़ा ने आखिर तक राव राजेंद्र सिंह को चुनाव में कड़ी टक्कर भी दी, पर मतदान का कम प्रतिशत अब कांग्रेस के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। जयपुर ग्रामीण की जनता ने मतदान में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुल मतदान 56.70% रहा, जो 2019 के 67.08% के मुकाबले काफी कम रहा। इससे बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस चुनाव के अंदर उन्होंने एकजुट होकर कार्य किया है, 25 की 25 सीटें आना मुझे ऐसा लगता है संपूर्ण रूप से संभव है। कहीं भी कोई शंका की गुंजाइश है नहीं। सबसे बड़ी इश्यूज क्या है जिन पे वोट कर रही जनता? जनता राष्ट्र हित में वोट करी, राष्ट्र की नीतियों को लेकर वोट कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है उनको लेकर वोट, चाहे वो JJM हो, चाहे वो नदी से नदी जोड़ने की बात हो, चाहे किसान की आय को दुगनी करनी हो, या किसान की व्यवस्था, किसान की खेती के तरीके और व्यवस्थाओं को और सुसज्जित करना हो, ये सारी चीजें उसके अंदर है। अब एक नजर डालते हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर विधानसभावार मतदान के प्रतिशत पर। आमेर में 59.50% मतदान, तो जोटवाड़ा में 59.59%, फुलेरा में 59.30%, शाहपुरा 58.22%, विराटनगर 53.85%, तुबानसूर में 49.47%, जम और रामगढ़ 57.32%, तो वहीं कोटपुतली में 53.17% मतदान हुआ। इसी कम मतदान प्रतिशत में जीत और हार का आंकड़ा छिपा है। कांग्रेस को जिन वोटों से जीत की उम्मीद थी, उनका वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा। पहले यह अटकलें लगाई जा रही थी कि जाट प्रत्याशी होने के कारण इस सीट की 5 विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय से आने वाले अनिल चोपड़ा के पक्ष में मतदान करेंगे, पर ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। यादव वोट बैंक के कांग्रेस में शिफ्ट होने के पहले कयास लगाए जा रहे थे, मगर आखिर में यादवों का पलड़ा भी भाजपा के पक्ष में झुकने की खबर आई। सचिन पायलट समर्थित उम्मीदवार होने की वजह से अनिल चोपड़ा के पक्ष में गुर्जरों के बीच अनिल चोपड़ा की जनसभाएं तो बड़ी बड़ी हुई, पर कोटपुतली की गुर्जर बहुल सीट पर वोटिंग सिर्फ 53% हुई। मीना और SC मतदाताओं ने भी कांग्रेस के पक्ष में कोई ज्यादा बढ़ चढ़कर मतदान नहीं किया। उल्टा इन जातियों का झुकाव भी बीजेपी प्रत्याशी की तरफ ही झुका हुआ नजर आया।
तो कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव ने झोटवाड़ा और कोटपुतली में जमकर मेहनत करते हुए कांग्रेस की तय मानी जा रही जीत की संभावनाओं पर आखिर तक पानी फेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी कांग्रेस उम्मीदवार को जीत का पूरा भरोसा है। कांग्रेस पार्टी और मेरा समर्थन किया। मैं कह सकता हूं पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार जयपुर ग्रामीण की जनता के साथ कुठाराघात किया, जयपुर ग्रामीण में विकास का कोई काम नहीं हुआ। निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण के तमाम मतदाता ने इस चुनाव में इसका जवाब दिया है और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे जयपुर ग्रामीण के तमाम मतदाताओं का कि अपने इस भाई, अपने इस बेटे, नौजवान साथी का समर्थन किया। और निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण हम बड़े अंतर से और एक बड़ी जीत के साथ हम जयपुर ग्रामीण जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस चुनाव को जीतने का काम कर रही है। बहरहाल बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के पास सियासत का लंबा तजुर्बा था, तो दूसरी ओर अनिल चोपड़ा के पास युवा जोश। पर पहला चुनाव होने की वजह से अनिल चोपड़ा बूथ मैनेजमेंट में पिछड़ते दिखाई दिए। कांग्रेस जिस जातीय वोट बैंक को अपने पक्ष में मानकर जीत तय समझकर चल रही थी, उसकी मतदान के प्रति बेरुखी और कई जातियों के आखिर में पाला बदलने से कांग्रेस की मुश्किलें सीट पर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस सीट पर उलटफेर की संभावनाओं से भी फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। जयपुर ग्रामीण के मतदाताओं के बीच बीजेपी ने राम का नाम और मोदी सरकार की उपलब्धियों को खूब बुनाया है, तो कांग्रेस पार्टी को यकीन है कि इस बार मोदी का जादू चल नहीं पाएगा और सत्ता विरोधी लहर उसे चुनाव में जीत जरूर दिला देगी। मगर दोनों ही पार्टियों के लिए मतदान का कम प्रतिशत चिंता की वजह बना हुआ है और जब तक ईवीएम से नतीजे बाहर नहीं आ जाते तब तक कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत के इसी तरह दावे करते रहेंगे। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और अब कोटा से बड़ी खबर। इस बीच आपको बताते चले कि पेपर लीक सरगना अमित भास्कर की तलाशी अब तेज हो चली है। 10 से 15 लाख में पेपर सॉल्व करवाने वाले गैंग का सरगना है ये अमित भास्कर। साथ ही बताते चले कि पेपर सॉल्व करवाने की कमाई का 50% लेता था ये अमित भास्कर। कंप्यूटर हैक करने वाली टीम का रहता था 25% हिस्सा। खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पेपर लीक सरगना अमित भास्कर की तलाश तेज। देखिए, पेपर लीक का जो सरगना है अमित अमित भास्कर, जिसको लेकर के कई अहम सुराग लगे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस की पहुंच से दूर है। फिलहाल फरार चल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह कि जो भी राशि आती थी उसका 50% हिस्सा अमित भास्कर लिया करता था। इसके साथ ही जो 25% जो रकम है वो पार्टनर जो थे वो पेपर सॉल्व करवाने और 25% हिस्सा जो है वो हैकर को दिया जाता था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। और अब चलिए